तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए एक और जॉब से आप लोगों का रूबरू करवाता हूं। वैसे थोड़ा टाइम हो गया एडवर्टीजमेंट आए, तो हो सकता है कि आप पहले से इसके बारे में अवेयर हो, पर फिर भी देख लीजिए, कुछ चीजें आपको नई मिलेंगी और नई नहीं है। अगर आप खुद से सीखोगे तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना, ढूंढने में, सर्च करने में, पूछने में, जानने में। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर इंडियन बैंक, इससे पहले भी 2022 में भी इसमें वैकेंसी आई थी, पर उस टाइम नंबर ऑफ वैकेंसी 150 थी। अभी ये 1/3 हो गई है, मतलब 50 वैकेंसी है। प्रोसेस इनका फास्ट ही होता है। हाँ, वो अलग बात है कि इंडियन बैंक वाले रिप्लाई नहीं करते हैं। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी, सिलेबस को लेके बहुत कंफ्यूजन था, बच्चों ने मेल कर करके परेशान कर दिया। मुझे लगता है कि वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पाए थे, तो कहां से बताएंगे, पर बताए नहीं। वो एग्जाम के जस्ट पहले बताया उन्होंने कि सिलेबस में क्या होगा, उसके बारे में भी हम डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। एक और पॉइंट है इंटरव्यू। जो लोग अभी लास्ट, इससे पहले जो एग्जाम हुआ है दिसंबर मंथ में, उनका इंटरव्यू भी आ गया है। तो कुछ बच्चों का मुझे मैसेज आया, कुछ लोग यूट्यूब वीडियो पे भी कमेंट किए थे कि सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन क्या करें। तो बहुत टेंशन नहीं लेना इंटरव्यू का। क्यों नहीं लेना, अभी बताता हूं। कुछ चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा, वो आपको श्योर पढ़ के जाना है, सभी को पढ़ के जाना है। किसी न किसी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा उस टॉपिक से, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा अगर आप पढ़ के जाते हो, अच्छा जवाब दोगे। और जो प्रीवियस का पेपर है उसका भी थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे, ताकि जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम आएंगे प्रिपरेशन के दौर में, उनको भी आइडिया लगेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंटरव्यू से ही, क्योंकि वो बच्चे जो क्वालिफाई कर चुके हैं ना, उनको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि इंटरव्यू का लोड नहीं लेना है। आप कहोगे लोड क्यों नहीं ले, क्योंकि मैथमेटिक्स कहती है कि इंटरव्यू का लोड नहीं लो। आप सभी को पता है 200 का टोटल सिलेक्शन वाला मार्क्स होता है। इसमें ये जो 100 मार्क्स है ये रिटन का होता है, ये 100 मार्क्स आपके इंटरव्यू का होता है। रिटन का जो वेटेज है 80% है। तो आप सोच के देखो कि मान लीजिए इस 100 में आपने 70 मार्क्स स्कोर किया, इसको इसका परसेंटेज 80% इसका वेटेज है, तो इसको 80 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका 56 मार्क्स। मान लीजिए आप होनहार हो, आप इंटरव्यू देने भी गए और यहां पे भी आपने भैया 70 मार्क्स स्कोर कर लिया। हालांकि 70 स्कोर करना इंटरव्यू में आसान नहीं है। इस टाइप के इंटरव्यू में जो इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं, कि कई सारी इंजीनियरिंग ब्रांच एलिजिबल है, ऊपर से इकोनॉमिक्स वाली पोस्ट है और उसमें इकोनॉमिक्स से और इंडस्ट्रियल से मिक्सिंग, ऊपर से मैनेजमेंट की भी चीजें हैं, इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाए और एक इंजीनियरिंग का फ्रेशर बच्चा इतना आंसर दे पाए और उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाए। फिर भी मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मान लीजिए आप अच्छे थे, इसका वेटेज कितना दे रखा उन्होंने 20%, तो कितने हो गए मार्क्स, ये 14। और टोटल आपका जो 200 मार्क्स है, अब ये 100 मार्क्स में कन्वर्ट हो चुका है, तो 100 मार्क्स में आपकी मेरिट बनेगी। आपका मार्क्स क्या हो गया 100 में आपके मार्क्स हो गए 70। ठीक है। अब मान लेते हैं एक दूसरा बच्चा है जो थोड़ा कम होनहार है या फिर इंटरव्यू का लोड नहीं लेता है। मान लीजिए कोई इंटरव्यू का लोड नहीं लेता है, तो आपको 70 मिला था, मान लीजिए उसको 60 मिल जाता है। भाई क्या फर्क पड़ जाएगा इससे, इसका वेटेज तो उतना ही है 12, इसके वेटेज कितने जुड़ेंगे, 12 मार्क्स जुड़ेंगे। मतलब 2 नंबर का डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हो। कब, जब 10 नंबर कम मिलेंगे उसको, तब। मान लीजिए किसी को 50 मार्क्स मिल गया, थोड़ा और खराब इंटरव्यू हो गया, ठीक है, हालांकि इतना डिफरेंस आता नहीं है फटाफट, ठीक है, तो इसके कितने हो जाएंगे भाई, इसके 10 नंबर हो जाएंगे, मतलब 4 नंबर का डिफरेंस आप क्रिएट कर लोगे अगर आप इंटरव्यू में से 20 नंबर ज्यादा ले आते हो। आप कहोगे मैथमेटिक्स तो हमको भी पता है भैया, रीजनिंग का एग्जाम दिया, आप क्यों समझा रहे हो। बस इस वजह से समझा रहा हूं कि इंटरव्यू का बहुत लोड नहीं लेना है, हाइपर नहीं होना है, क्योंकि इंटरव्यू में एक पैरामीटर आपका कॉन्फिडेंस भी होता है। अगर आप घबरा गए वहां पे, तो जितना नंबर आप यहां पे पढ़ के बढ़ाए रहोगे, उतना तो घबराने की वजह से कट जाएंगे। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, ये चीजें ठीक रखनी है। क्वेश्चन नहीं आता है, प्यार से पोलाइटली सॉरी बोलना है। अब कहोगे ठीक है भाई, ये तो इधर उधर की बातें हो गई, ये बताओ आप पढ़ने के लिए क्या बता रहे थे। तो जो रोल होता है ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर का, उस रोल पे आजकल इंडिया में बड़ा ही बवाल चल रहा है, क्योंकि आपका काम होता है इंडस्ट्री को फंडिंग प्रोवाइड करना, और यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। आप देखते हो कि जो आदमी फंड मांग रहा है इंडस्ट्री चालू करने के लिए, या इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने के लिए, या रिन्यू करने के लिए, उसका इवैल्यूएशन ठीक है, जो उसने शीट दिया है वो ठीक है, जो उसने डेटा दिया है वो ठीक है, जो वो बनाना चाहता है क्या उसकी फिजिबिलिटी है, क्या सेलिंग जो बता रहा है पहले की वो ठीक है। मतलब इन शॉर्ट इकोनॉमिक पैरामीटर जो होते हैं, टेक्निकल इकोनॉमिक पैरामीटर। अब टेक्निकल क्यों भाई, इंजीनियरिंग वालों को इसीलिए रखा जाता है ना कि मान लीजिए कोई मैकेनिकल की इंडस्ट्री है, अब उसमें एक जो जनरल स्पेशलिस्ट आदमी होता है जो बीए करके गया है बैंक में, उसको क्या ही पता चलेगा
कि इस इंडस्ट्री की फिजिबिलिटी क्या है, जो प्रोडक्ट बनाने जा रहा है उसका खर्च क्या आएगा, कितना में कंपनी बेच रही है, जो प्रॉफिट दिखा रही है ठीक है, मार्जिन ठीक है, मार्केट क्या है, फ्यूचर क्या है, उसको नहीं पता रहेगा, या पता भी रहेगा तो उतना नहीं रहेगा जितना मैकेनिकल वाले को रहेगा। तो इसी वजह से स्पेशलिस्ट ऑफिसर हायर किए जाते हैं कि भाई जब भी बैंक को फाइनेंस करना हो किसी इंडस्ट्री को तो आपकी जरूरत पड़ेगी। अब उसी जरूरत पे आजकल चल रहा है क्राइसिस। अडानी ग्रुप के बारे में आप लोग देख ही रहे हो, कहा गया है कि बैंकों ने भाई बहुत सारा लोन बांट दिया, यूं ही लोन बांट दिया, तो इसमें इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट ऑफिसर होता है उसका भी रोल होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेज है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं, मैं तो कह रहा हूं भाई 90% चांसेज है कि हर कैंडिडेट से जिसका इंटरव्यू है किसी न किसी फॉर्मेट में इस क्राइसिस के बारे में भी पूछा जाएगा। अब इस क्राइसिस से क्या क्या चीजें रिलेटेड है, अब ये क्राइसिस आया है उसकी वजह से शेयर मार्केट में क्राइसिस आया है वो पूछ सकते हैं, शेयर मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी के बारे में पूछ सकते हैं, आरबीआई का रोल इसमें क्या हो सकता है वो पूछ सकते हैं, बैंक का रोल क्या है वो पूछ सकते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी बैंक करप्ट हो गई, अब वसूली करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है या कौन सा लॉ है, इसमें जो हमारी मिनिस्ट्री है उसका क्या रोल होता है। मतलब इन शॉर्ट एक बेसिक आइडिया तो आपको इसके बारे में होना चाहिए। वो आइडिया कहां से पता चलेगा, टीवी पे बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, तो कुछ अच्छे चैनल्स की डिबेट्स आप देख सकते हो, बहुत सारी चीजें वो बताते हैं, तो वहां से आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, बेसिक आइडिया लगेगा। पर कुछ स्टैटिक्स आप जरूर पढ़ लेना। एक बात और पढ़ना है आपको कि रिसेंटली अभी हमारी बजट आई है, बजट के बारे में भी पढ़ लेना क्योंकि ये भी आपसे रिलेटेड है। तो जनरली मैं कह रहा हूं कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको कोरिलेट करते हैं और भी न्यूज में भी है। तो जो इंटरव्यूअर बैठा रहता है वो भी हमारे आप जैसे, वो भी घर से न्यूज पढ़ता है, वो भी दुनिया के बारे में सोचता है, उसके दिमाग में वही सारी चीजें चलती हैं, तो वही सारे क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ जाती हैं। तो मेरा सजेशन बस इतना सा है कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको ये पढ़ के जाना ही चाहिए। 100% किसी न किसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा, और बहुत ज्यादा लोड मत लीजिए, बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन वहां पे, बहुत ज्यादा क्या तुच्छ टेक्निकल क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। जनरली ये जो फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंस इंडस्ट्री से कैसे रिलेटेड है, मैनेजमेंट से कैसे रिलेटेड है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। पर ये जो मैंने आपको बताया है न्यूज के बारे में, इसके बारे में 100% आपको नॉलेज होना चाहिए। इवन दो इसकी जो रेगुलेटरीज बॉडी है उनके बारे में पता होना चाहिए, और जो बेसिकली उनके लॉ है उससे रिलेटेड अगर वो भी आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। वो जरूरी नहीं कि लॉ के बारे में पूछे, बट आप जब एक्ट को कोट करते हो अपने आंसर में तो वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है कि लड़के के पास नॉलेज है। एक होता है कि इन जनरल आंसर देना किसी चीज का, एक होता है टू द स्पेसिफिक आंसर देना। तो इन जनरल आंसर इंटरव्यू में तो कोई भी दे सकता है, पर मार्क्स उसको मिलता है जो स्पेसिफिक होके आंसर देता है। स्पेसिफिक होना मतलब कुछ स्टैटिक्स देना, कुछ सेक्शंस बताने, कुछ एक्ट्स बताना, कुछ जो रेगुलेटरीज बॉडी है उन्होंने जो कुछ नोटिफिकेशन या सर्कुलर्स दिए उससे रिलेटेड वो बताना, तो आपका आंसर ज्यादा इफेक्टिव दिखता है। खैर ये इंटरव्यू के बारे में बात रही, कुछ लोग पूछ रहे थे तो मुझे लगा बताना चाहिए, और यहां से भी जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको भी शायद इससे हेल्प मिले। बाकी अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो एज यूजुअल ये सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। मैं कोशिश करता हूं अपने लेवल पे नहीं हो पाता है तो जो लोग उससे रिलेटेड हैं उनसे बात करके बताऊं आपको कि क्या क्या चीजें ठीक हो सकती हैं। अब जो वैकेंसी आई है वो वैकेंसी आपको यहां पे नजर आ रही है 8 नंबर पे, ये सीरियल नंबर है। वैकेंसी का जो पोस्ट कोड है जो एडवर्टीजमेंट में आपको दिखाई देगा, पोस्ट कोड जिसे पीसी कह देते हैं हम, वो 19 नंबर पे। 19 नंबर मतलब जो पोस्ट कोड है या फिर सीरियल नंबर 8, ये जो वैकेंसी है। इसके अलावा जितनी भी वैकेंसी यहां पे आपको दिख रही है इसमें कई सारे स्केल में वैकेंसी है, ठीक है। देखो फर्स्ट स्केल में गायब है, तो जो फर्स्ट स्केल है ये विदाउट एक्सपीरियंस वाली है। इसके बाद जितनी भी वैकेंसी है सारी एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी है। तो एक्सपीरियंस वाली के बारे में हम लोग डिस्कशन करने नहीं वाले हैं। हमारा डिस्कशन बस होगा यहाँ पे जो हमारा सीरियल नंबर 9 है या पोस्ट कोड जो 19 है। तो सबसे पहली बात, एलिजिबिलिटी क्या है, ये ब्रांच इंजीनियरिंग की है जो एलिजिबल है, जो मेंशन किया गया है। ये 3 ब्रांच मैंने शॉर्ट में मेंशन किया, उसका रीजन बस ये है कि आपके सिलेबस में इन्हीं तीनों ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल हो तो आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए, देना चाहिए। बहुत अच्छी पोस्ट होती है, 60+ आपकी सैलरी होती है स्टार्टिंग में ही, और उससे अच्छा ना बड़ी पैसिनेटिंग जॉब होती है। आप सोचो ना कि आप यार आपके अंदर इतना पावर है कि आप इवेल्युएट कर रहे हो इंडस्ट्री को, रिलेशन बिल्डअप होता है, ये एक अच्छे लोगों से पहचान बनती है, और बाकी तो आप जान ही रहे हो कि आपका कितना क्रिटिकल रोल होता है। अगर आपने कोताही किया तो पता चले कि बैंक का पैसा डूब गया, कंपनी वाले लेके भाग गए, आपको भरोसे बैंक
ऐसा नहीं कि आपने रिपोर्ट बना के दे दी कि सब कुछ ठीक है तो बैंक पैसा दे ही देता है फटाक से। हाँ, क्रॉस चेक भी होता है कि भाई कहीं आप पैसा अपना पॉकेट भर के तो नहीं बैंक का पैसा डुबा रहे हो। तो वो सारी चीजें होती हैं, पर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप एक रिपोर्ट बनाओ, पूरा इवैल्यूएशन करो कि जो चीजें इंडस्ट्री बेसिकली बैंक से फाइनेंस करने के लिए बोल रहा है या बोल रही है क्या वो फिजिबल है, बैंक को कोई हार्म तो नहीं है, फाइनेंशियल लॉस तो नहीं है, किस तरीके से पे आउट करना है, क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर होती हैं। तो बड़ी मतलब एक्साइटमेंट वाली जॉब होती है। अगर आपका इससे में इंटरेस्ट है तो इंडस्ट्री विजिट पे भी जाओगे, इंस्पेक्शन पे भी जाओगे, ठीक है, तो वहां पे साफ साफ भी कहलाओगे। ये मतलब ये तो फीलिंग अलग ही होती है ना, सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले और अभी कंपनी वाले रिस्पेक्ट करें तो अलग ही वैल्यू होती है। ठीक है, ये है आपका एग्जाम पैटर्न जिसके बारे में थोड़ा सा मैंने पहले डिस्कस किया। 100 मार्क्स का आपका रिटर्न होता है भाई, ठीक है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, आपके डोमेन का क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी डोमेन के बारे में डिस्कशन करते हैं। इंग्लिश पूछा जाता है, जरूरी है क्योंकि आपको बहुत सारी रिपोर्ट बनानी होती है, बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करना होता है, तो इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जिसको हम मान के चलते हैं कि सभी लोग भले कंफर्टेबल नहीं हो पर आती है, इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं उनको आती है, तो आपको भी आनी चाहिए। अवेयरनेस है बैंकिंग से रिलेटेड, ठीक है, तो ये आपको पढ़ाई करना है। लास्ट टाइम जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि भाई लास्ट टाइम तो इंडियन बैंक वालों ने इतना हद कर दिया कि एग्जाम के पहले तक बच्चों को पता ही नहीं था, सारे लोग अपनी अपनी स्ट्रीम पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि आपके डोमेन के क्वेश्चन आएंगे। तो सिविल वाले सिविल पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल, टेक्सटाइल वाले टेक्सटाइल। बाद में पता चला नहीं भाई, अपना डोमेन अपने पॉकेट में रखो, हम तो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये जो कोर ब्रांचेज हैं, इन कोर ब्रांचेज के मिक्स क्वेश्चन देंगे और सबका एक ही पेपर होगा, ठीक है। हालांकि इससे पहले मैंने इस पर डिस्कशन भी किया था, कई सारे बैंकों की एनालिसिस भी बताया था कि कैसे कैसे होता है, मोस्ट प्रोबेबली वही इंडियन बैंक वालों ने भी किया है। खैर, इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम डिस्कशन करते हैं। उससे पहले एक बात आपको बताते चलो साथ साथ क्या क्या जरूरी है। नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा की नहीं है, जनरली 1.4 होती है, यहां पे भी 1.4 है, कुछ अच्छे एग्जाम्स में 1.3 भी होती है जहां पे ज्यादा नुकसान होता है आपका। एक और इंपॉर्टेंट बात कि 3 टाइम्स यहां पे आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 3 टाइम किसमें, जनरल में, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनमें 5 टाइम। अब कट ऑफ को लेकर लोगों को डाउट होगा यहां पे, क्योंकि क्या होगा जब वैकेंसी आती है कंटिन्यूटी में, तो पहले जो एग्जाम हुए लोग पूछेंगे कि भैया आपका टारगेट कितना था, आपको इंटरव्यू कॉल आई कि नहीं आई, और वही टारगेट बना लेते हैं। मैं बताता हूं पहले वाला टारगेट इस बार नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, रीजन बताता हूं आपको। बाकी ये जो रेशियो है ना आपका, कि आपके रिटर्न का 80% वेटेज है और इंटरव्यू का वेटेज कितना है, 20% है, तो ये रेशियो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया। तो बहुत ज्यादा लोड आपको लेना नहीं है इंटरव्यू का, और अभी तो इंटरव्यू आएगा नहीं, पहले रिटर्न क्वालिफाई करोगे फिर आएगा, ठीक है। तो ये लोड नहीं लेना है, जितना आप पढ़ लिए हो रिटर्न के लिए वो मोर देन सफिशिएंट है, उसमें आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब मैं कह रहा था भाई पहले वाला अगर आपके कॉन्टेक्ट में कोई है भी तो वो वाला कट ऑफ या वो टारगेट नहीं बनाना है आपको। ये जो 100 मार्क्स है ना, आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो मिनिमम टारगेट आपको 70 प्लस तो रखना चाहिए भाई, इससे कम रखोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पिछली बार का छोड़ दीजिए, पिछली बार नंबर ऑफ सीट कितने हैं, इसके 3 टाइम, उसी के हिसाब उसी के रेशियो में उसके 3 टाइम बुलाया गया इंटरव्यू में, तो वो कट ऑफ तो वैसे ही नीचे जाने वाला था, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सिलेबस ही नहीं पता था लोगों को, तो पढ़ नहीं पाए थे दूसरे स्ट्रीम का, तो ये कि हालांकि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बेसिक आते हैं, बेसिक जो एलिमेंट्री आपकी इंजीनियरिंग होती है वही पूछा जाता है, कर सकते हो, पर स्टिल जो नहीं पढ़ा है, जो उसके बारे में सोचा ही नहीं, वो कहां से करेगा। तो इस बार आपके पास ये भी आइडिया है कि किस टाइप का पेपर पूछा जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इस बार कट ऑफ भी बढ़ेगा, क्योंकि पिछली बार तो बहुत रैंडमली लोग घूम रहे थे यार, कैसे पेपर होगा, क्या पूछा जाएगा, कुछ आइडिया नहीं, पर इस बार आइडिया है, नंबर ऑफ सीट भी कम है, तो इतने तो टारगेट आपको बना के चलने ही चाहिए। अब ये आप देख लो कि आपका कौन सा पोर्शन ठीक है, कहां से ज्यादा नंबर लाना है, कहां से कम नंबर लाना है, ये आपको डिसाइड करना है, पर लाना तो उतना पड़ेगा, उससे कम लाओगे तो काम हो नहीं पाएगा। अब जैसे इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में जो लास्ट टाइम का सीन है और जो जिनसे मेरा डिस्कशन हुआ जिन बच्चों से, उनके कहने के हिसाब से मैंने ये चीजें बताया। कंप्रीहेंशन भी पूछा जाता है आपसे, एरर के भी क्वेश्चन थे, एरर डिटेक्शन के, और वर्ड स्वैपिंग के भी क्वेश्चन थे। मतलब वो होता है ना कि वर्ड को सीक्वेंस बना के जो एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है, ठीक है। फिर सेंटेंस कॉम्बिनेशन के भी थे, ठीक है, मतलब सेंटेंस ज्वाइन करने के भी कि दिए गए हैं और बीच में वर्ड यूज करके ज्वाइन करना, इस टाइप के इंग्लिश के क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, हार्ड नहीं होता है, इजी ही होता है। बैंकिंग की इंग्लिश आपने देखे होंगे, बैंकिंग की इंग्लिश ही आती है यहाँ पे,
तो आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं भाई। यहां पे आप टारगेट बना के चलिए कि 15 से प्लस नंबर तो लाने ही लाने हैं, क्योंकि इससे कम में तो काम नहीं चलने वाला। नेक्स्ट है आपका जनरल अवेयरनेस। एक बड़ा टॉपिक होता है, आपको ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी है। मेरा सजेशन रहेगा कि जनरल अवेयरनेस में फोकस करना है आपको कि बैंक से रिलेटेड कोई न्यूज है, पूछते हैं ये, बैंक से रिलेटेड कोई न्यूज आई है तो उस पर क्वेश्चन हो सकता है। हो सकता है कि उस क्वेश्चन को थोड़ा स्टैटिक्स से लिंक करके भी पूछ लेते हैं, ठीक है। आरबीआई की गाइडलाइंस कुछ भी आई हो, न्यूज में हो, पढ़ना ही पढ़ना है। पिछले 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ का कोई न्यूज हो, पढ़ना ही पढ़ना है। जीएसटी से रिलेटेड चीजें कुछ आई हो, पढ़ना ही पढ़ना है। अभी बजट भी आया, मैंने पहले ही कहा कि इंटरव्यू के लिए भी पढ़ना है और इसके लिए भी पढ़ना है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे और कोई आते हैं, कोई इंडेक्स आया हुआ है तो उससे रिलेटेड पढ़ना है। अब केवल इंडेक्स में नंबर याद करके नहीं चले जाना है कि कितनी रैंक है, क्या है, नहीं। जो सर्वे हुआ है, कौन सी एजेंसी करती है, क्या क्या पैरामीटर वो कंसीडर करते हैं, वो सारी बातें आपको पढ़नी है। 20 से क्वेश्चन भी पूछते हैं ये। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ना है, मैंने पहले कहा इंटरव्यू के लिए भी पढ़ना है, ये अभी भी पढ़ना है क्योंकि बहुत न्यूज में है और आगे भी कुछ टाइम तक ये रहने वाला है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी पूछ लेना है। रेगुलेटरी बॉडी जो है उनका रोल भी है, ये सारी चीजें आपसे पूछा जा सकता है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भाई बहुत ब्रॉडर टॉपिक है, तो मैंने कुछ आपको हिंट दिए हैं कि इनके बारे में तो पढ़ ही लेना आप लोग। क्वेश्चन आ जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। छोटे टॉपिक्स है ये सारे, और न्यूज थोड़े देखते रहना, इकोनॉमिक से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, और दूसरे पेपर भी होते हैं बैंकिंग के, वो थोड़े सॉल्व कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पे भी हम लोग कह सकते हैं कि चलो थोड़ा सा वेरिएशन है और सिलेबस भी बड़ा है तो ठीक है, बट टारगेट तो अगेन वही रखना पड़ेगा आपको 15 प्लस, क्योंकि कंपटीशन भी है। अगर सारी चीजें आप नहीं पढ़ सकते हो तो कोई दूसरा पढ़ने के लिए बैठा है और वो ये भी कह रहा है कि और लाओ, मैं और पढ़ लूंगा, बस मुझे नौकरी दे दो, तो लेने वाले बैठे हैं, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। और मैकेनिकल के जो क्वेश्चन थे लास्ट टाइम वो 12 से 15 थे। अब कोई मैकेनिकल के क्वेश्चन जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, बेसिक मैकेनिक्स के क्वेश्चन आ गया, उसको कोई सिविल में भी जोड़ सकता है, बट ठीक है, वेरिएशन आप कहीं भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके मैकेनिकल से। अब मैकेनिकल से आता है क्या, इलेक्ट्रिकल वाले कैसे पढ़े, सिविल वाले कैसे पढ़े, टेक्सटाइल वाले कैसे पढ़े, बिल्कुल बेसिक पूछा जाता है, बिल्कुल बेसिक चीजें। जैसे मान लीजिए एफिशिएंसी पढ़ लिए, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पढ़ लिए, हीट के मोड पढ़ लिए, बेसिक पावर प्लांट के बारे में आइडिया होनी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आइडिया होनी चाहिए। मतलब बेसिक चीजें ही पूछा जाता है, जो कि इन जनरल हम कहें तो सबको आना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट कहते हैं बेसिक साइंस, जो कभी पेपर होता है ना बेसिक साइंस, वो थोड़ा ज्यादा बेसिक हो जाता है क्योंकि उसमें 10th लेवल तक के वो पूछने लगते हैं साइंस। ये थोड़ा उससे ऊपर लेवल का होता है, 12th मान सकते हो, 11th एंड 12th मान सकते हो, कि जो बेसिकली उसमें इलेक्ट्रिकल भी होता है, आपका मैकेनिकल भी होता है, और सिविल से बहुत ज्यादा हम नहीं कहेंगे। मतलब सिविल के क्वेश्चन अगेन आप मैकेनिकल में डाल सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल से वही बेसिक चीजें जो आप फिजिक्स में पढ़े हो, हाँ वो सबको पढ़ना है। करंट के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, बेसिक जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं उनके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ये बेसिक जो चीजें होती हैं उसके बारे में सबको आना चाहिए। वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो स्विच ऑन तो आपको करना ही पड़ेगा भाई। कि कुछ क्वेश्चन आपने मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल के सारे ही कर लिए, मतलब आसान ही होता है, बहुत टफ होता नहीं है। पढ़ेंगे कहां से, पढ़ोगे भाई, बुक आती है, एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके लिए बुक्स आती हैं, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। बुक खरीद लीजिए, थोड़ा पैसा खर्चा कर लीजिए, 400 से लेके 500 के बीच में आपको बुक मिल जाएगी। किसी भी पब्लिशर का खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बेसिक चीजें इसमें दिया गया रहता है, पढ़ लीजिए, ठीक है, काम हो जाएगा। यहां से आपने पढ़ लिए 30 मतलब आप 25 से 30 मार्क्स के ये दोनों आ जाएंगे, 10 नंबर ये भी आ जाएगा। एक बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है, इसके लिए आप देख लो, नेट से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्रोजेक्ट फाइनेंस और मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट फाइनेंस मैनेजमेंट, ठीक है, या प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो लोग मैकेनिकल के पढ़ाई किए हुए हैं उनको पता होगा कि इंडस्ट्रियल हमारे यहाँ पे, या फिर OR ऑपरेशन रिसर्च एक सब्जेक्ट आता है, उसके भी जो मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप वो वाला पोर्शन जरूर पढ़ लेना। मैकेनिकल से हो तो पढ़ के ही जाना है OR वाला पोर्शन, स्पेशली जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो टेक्निक दिए गए हैं मैनेजमेंट के, वो। बाकी जो लोग नहीं है वो भी अगर पढ़ सकते हैं, बुक्स मिल जाएगी आपको। OR सर्च करोगे या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड आपको गूगल पे PDF मिल जाएंगी, ठीक है। तो वो आपको पढ़ के जाना है। अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। तो ये आपके जो कोर ब्रांच कह रखा है ना, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आपको लगेगा कि इंजीनियरिंग को ही फाइनेंस में करके पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है।
तो इन शॉर्ट आपका ये भी हो जाएगा। अब ये हो गया, तो यहां पे आपसे उम्मीद किया जाता है कि 40 प्लस बस इसलिए बना रहा हूं ना कि जितना आप प्लस करोगे उतना ज्यादा श्योरिटी की तरफ जाओगे। मैंने पहले ही कहा ना कि इंटरव्यू की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, तो ऐसा नहीं कि इंटरव्यू में बुला लिया गया तो बस आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। जो मेरिट होगी आपकी रिटन की, उसी मेरिट के हिसाब से, मोस्ट प्रोबेबली उसी मेरिट के हिसाब से, अगर कोई आगे पीछे है, जस्ट थोड़े मार्क्स का डिफरेंस है, तो ही सीक्वेंस चेंज होगी, नहीं तो इस बात के चांसेस कम ही है कि सीक्वेंस चेंज हो, क्योंकि जो बच्चा पढ़ा है, ठीक ठाक मार्क्स है, इंटरव्यू की कॉल आई है, ऐसा नहीं कि वो इंटरव्यू में जाके एकदम से ब्लंडर कर देगा। कुछ लोग कर भी देते हैं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, हेजिटेट होते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं, आता है तो भी नहीं बोल पाते हैं, कुछ लोग एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। तो इस टाइप के अगर हो जाता है किसी के साथ अनफॉर्चुनेट, तो ही वो बाहर होगा। अगर मार्क्स ठीक है तो बाहर होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि इसी का वेटेज है। तो 40 प्लस आप यहां से ले आइए, 30 प्लस वहां से ले आइए, हो गया। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो कोई बढ़ा लीजिए। अगर आपकी मतलब इज शॉर्ट, कंपनसेशन तो आपको करना पड़ेगा, एक कमजोर है तो दूसरा बढ़ाना पड़ेगा, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। आप देख लीजिए आप किसको किस में स्विच कर सकते हैं, पर करना तो पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि मैंने जो चीजें आपको बतानी चाहिए थी वो बता दिए हैं। स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए, कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं आप, या फिर आपको कोई पर्सनल चीजें जानना है तो मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, तो मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था, @मनु एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बस वहां पे पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।